नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, एमपीपीएससी वर्ग सेकंड के लिए, बीपीएससी के लिए और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और इससे रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा ये 38 सेट है और आज इस सेट में हम क्वेश्चन लेके आए हैं अराजकता से संबंधित यानी अराजकतावादी से संबंधित और फांसीवाद से यानी अराजकतावाद से संबंधित और फांसीवाद से संबंधित। अराजकतावाद यानी एनार्किज्म, फांसीवाद यानी फासिज्म। ठीक है, इससे रिलेटेड कुल हमने आज जो है वो लगभग 20 सेट्स क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो पिछले के सेट हैं, आप लोग जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो पुराने जो हमारे सेट है 37, 36 जितने भी हैं इस तरह से, वो प्लेलिस्ट पे जाकर के उन सब को देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, और आगे के लिए भी आप जुड़े रहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दिए गए कोचिंग के जो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, और साथ ही अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। आपकी फ्री ऑफ कास्ट एक टेस्ट सीरीज जो कि ऑफलाइन होगी, प्रयागराज के सेंटर पर हमारे होगी, वो जो इसके बाद संडे आ रहा है 16 को, वो आपको ऑर्गेनाइज की जा रही है। उसमें भी आप लोग आकर के फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट सीरीज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोकल यहाँ के स्टूडेंट्स हैं प्रयागराज के, जो बाहर के हैं, उनके लिए भी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हों, टेलीग्राम ग्रुप साकेत आईएएस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसका पीडीएफ डाला जाएगा और उसके सॉल्यूशन का पूरा एक वीडियो आपको दिया जाएगा। तो जो हमारे दूर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल निराश नहीं होंगे, उनको भी वो चीज मिलेगी। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वह आकर के उसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, संडे को मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मीकरण है? निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मीकरण है? मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय, बहुलवाद। देखिए, राजनीति का आध्यात्मीकरण, ध्यान देना है आपको, राजनीति का आध्यात्मीकरण। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म हम उसको कह सकते हैं जहां पर समानता की बात की जाए, जहां पर संघर्ष की बात नहीं बल्कि सहयोग की बात की जाए, जहां पर लोगों में प्रेम भाईचारा की जैसी बात हो, किसी के शोषण की बात नहीं हो। वास्तव में यही अध्यात्म है। ठीक है, तो यानी कल्याण की विचारधारा भी आप कह सकते हैं, आदर्शवादी विचारधारा भी आप कह सकते हैं। इस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मीकरण है? अब राजनीति का आध्यात्मीकरण क्या होता है मैं समझा रहा हूं अभी आपको। राजनीति का आध्यात्मिकरण है कौन? मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय, बहुलवाद। आंसर क्या होगा भाई इसमें? सर्वोदय। ये जो सर्वोदय की विचारधारा है यही राजनीति का आध्यात्मिकरण करती है। कैसे? ये सर्वोदय शब्द आया कहां से? दरअसल रॉस्किन की ये शब्द गांधी जी लेकर के आए थे। कैसे लेकर के आए थे? रॉस्किन की एक बुक है अनटू द लॉस्ट। ठीक है, और इस बुक में क्या था कि इस बुक का एक हिंदी में शीर्षक देना था। तो इसी बुक के हिंदी अनुवाद का शीर्षक दिया था गांधी जी ने, क्या नाम दिया था? सर्वोदय। ठीक है, यानी अनटू द लॉस्ट का जो शीर्षक था हिंदी में वो क्या था? सर्वोदय। और इस सर्वोदय में इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि सर्वोदय का मतलब क्या है? वास्तव में सर्वोदय में राजनीति के आध्यात्मिकरण की ही व्याख्या की गई है। क्या कहा गया इसमें? इसमें यह कहा गया है, या गांधी जी ऐसा चाहते थे कि जो समाज हो, जो राजनीतिक समाज बने हमारा, वो समाज ऐसा हो, यानी वो आध्यात्मिक समाज हो, वो शोषण विहीन समाज हो, समता मूलक समाज हो, लोगों में आपस में आर्थिक संघर्ष न हो, कंपटीशन न हो, बल्कि उनमें आपस में सहयोग की भावना हो, किसी का शोषण ना हो बल्कि उसका जिस स्तर पर भी सहयोग किया जा सकता हो उस स्तर पर भी सहयोग हो। मानव मानव से प्रेम करे, प्राकृतिक अवस्था में ही वह मानव से प्रेम करे। ठीक है, यानी संघर्ष को ये किसी भी आधार पर नहीं बल्कि कल्याण को वरीयता देते थे। यही सर्वोदय की आधारभूत संकल्पना थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि राजनीति का आध्यात्मिकरण कौन करता है भाई?
सर्वोदय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था, यानी कौन जो है वो एनार्किस्ट या एनार्किज्म नहीं था? कौन इसमें एनार्किस्ट नहीं था? यहां पर अराजकतावाद से मतलब क्या है? देखिए, अराजकतावाद का मतलब आप ये आज की अराजकता मत देख लीजिएगा। यहां पर अराजकता से मतलब था राज्य का समर्थन या राज्य का विरोध, यानी अराजकता जो है वादी जो होते थे वे क्या करते थे? वे राज्य का विरोध करते थे। क्या करते थे? राज्य का विरोध करते थे। तो इनमें से राज्य का विरोध कौन करता था भाई? क्रोपोटकिन, बाकुनिन, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, यानी इनमें से अराजकतावादी नहीं था। कौन नहीं था? क्रोपोटकिन, बाकुनिन, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इनमें ये ऊपर के तीनों लोग क्या थे? अराजकतावादी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो अराजकतावादी नहीं थे। दरअसल सुभाष चंद्र बोस साहब समाजवादी थे। ये क्या थे? बेसिकली ये क्या थे? ये समाजवादी थे। ठीक है, ये क्या थे? बेसिकली ये जो है समाजवादी थे। ठीक है, और समाजवादी का मतलब यहां पर ये नहीं हुआ कि ये मार्क्स का सपोर्ट करते थे, नहीं, ये मार्क्स का विरोध करते थे। ठीक है, ये मार्क्स का क्या करते थे? ये कार्ल मार्क्स का विरोध करते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये विरोध करते थे। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये सपोर्ट किसे करते थे? दरअसल ये हिंदू जो दर्शन है उसको सपोर्ट करते थे। ये हिंदू धर्म की जो तात्विक शास्त्रीय विचारधारा है उसके जबरदस्त समर्थक थे। ठीक है, ये मानते थे कि दरअसल राज्य को शोषक का यंत्र नहीं बल्कि कल्याण का यंत्र बनाया जा सकता है। यानी ये समाजवादी थे, लेकिन मार्क्सवाद का सपोर्ट ना करके हिंदू तात्विक शास्त्रीयवाद का ये सपोर्ट करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये एनार्किस्ट नहीं थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार, ग्राम गणराज्य। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार, ग्राम गणराज्य। क्या होगा भाई आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा बेटा संसदीय शासन। इसमें आंसर हो जाएगा संसदीय शासन। हिंद स्वराज में संसदीय शासन की बात नहीं कही गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी साहब की जो होम रूल की संकल्पना थी उस होम रूल की संकल्पना में कहीं पर भी, यानी जो कि उनकी हिंद स्वराज एक बुक थी उसमें संसदीय शासन की कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। बल्कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तव में गांधी जी संसदीय शासन का विरोध करते थे, संसदीय शासन के समर्थक नहीं थे, यहां तक कि कटु आलोचक थे। गांधी जी ने यहां तक कहा है किसको? संसदीय शासन को। यानी संसदीय शासन की तुलना गांधी जी ने एक तरह से वेश्या तक से कर डाली है। ठीक है, यानी इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है इसके लिए वो इन्होंने कहा है कि संसदीय शासन एक प्रकार से बांझ और वेश्या तक कह दिया है। संसदीय शासन को इतने कटु आलोचक थे गांधी जी कि इसको बांझ और वेश्या तक कह दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? संसदीय शासन आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त के लिए, क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा है, इसमें फिर से पढ़ देता हूं पूरा मैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। ठीक है, पर्याप्त संसाधन है। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु उसके लालच के लिए नहीं, किंतु उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं।
आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह उपर्युक्त कथन किसका है? किसने कहा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं? ठीक है, किसका कथन है ये? कार्ल मार्क्स का कथन है, माओ से तुंग का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, हो ची मिन्ह का कथन है। ये आंसर क्या होगा भाई? इसमें आंसर आप लोग जानते ही होंगे, महात्मा गांधी जी का कथन है ये। महात्मा गांधी साहब ये कहते हैं कि दरअसल प्रकृति ने मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी संसाधन होने चाहिए उतने संसाधन दिए हुए हैं, और अगर व्यक्ति उनका सदुपयोग करता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या नहीं आएगी। लेकिन वह यह भी कहता है कि अगर मनुष्य लालच पर आ जाए तो लालच की उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी वो ये मानते हैं कि वास्तव में किसी की अति महत्वाकांक्षा या अति लालसा को शांत नहीं किया जा सकता है, किंतु उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो यानी आपको बहुत ज्यादा संपत्ति की को इकट्ठा करने की अगर अभिलाषा है तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपके एक सामान्य जीवन जीने के लिए सामान्य संसाधन जिसकी आवश्यकता होती है वह प्रकृति आपको कहीं ना कहीं देती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अराजकतावाद है, यानी एनार्किज्म है, अराजकतावाद है। राज्य का समर्थन, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सीधे आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा आपको। अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का समर्थक, राज्य व व्यक्ति का समर्थक। बोलिए भाई, अराजकतावाद का मतलब ही है राज्य का समर्थक, राज्य का समर्थक, या क्या हो जाएगा? राज्य का के विरुद्ध। बोलो भाई, गलत हो जाएगा। अराजकतावाद है राज्य के विरुद्ध। क्या है? अराजकतावाद क्या है? राज्य के विरुद्ध। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राज्य के विरुद्ध। यानी अराजकतावाद का जो सिद्धांत है वह यह समाज है जो मानव समाज की सारी बुराइयों, ठीक है, को दूर करने हेतु अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है, राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य जो है तो राज्य है, लेकिन साधारणता वह किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं और मनुष्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। वे बल प्रयोग एवं निजी संपत्ति का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या हो जाएगा? अराजकतावाद का मतलब ही होता है राज्य के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, राज्य की संकल्पना को स्वीकार ना करना। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के रूप में, निम्नलिखित में से, ठीक है क्वेश्चन ठीक सही है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ठीक है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ठीक है, राज्य को एक साध्य के रूप में नहीं बल्कि स्वतः, यानी इन्होंने क्या माना है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य लोगों के कल्याण का माध्यम नहीं बल्कि राज्य स्वयं में ही सब कुछ है। यानी राज्य है तो सब कुछ है, और अगर राज्य नहीं है तो सब कुछ यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कौन मानेगा? जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी, धार्मिक प्रमुख, कौन मानेगा ऐसा? ऐसा तो जो तानाशाह होगा भाई वही मानेगा ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, जो तानाशाह हैं ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए राज्य साधन नहीं बल्कि राज्य स्वयं ही क्या है? एक साध्य है। ठीक है, और ये मानते हैं कि राज्य के द्वारा मनुष्य से संबंधित सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है, और इसके लिए अगर शक्ति प्रयोग की बात आती है तो वह भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। ठीक है,
किसने कहा है? हीगल, हिटलर, ग्रीन, मुसोलिनी। किसने कहा है? हीगल, हिटलर, ग्रीन और मुसोलिनी। इतना सख्त कौन हो सकता है? दो ही हो सकते हैं, या तो हिटलर हो सकते हैं या फिर मुसोलिनी हो सकते हैं। यहां आंसर क्या हो जाएगा भाई? मुसोलिनी हो जाएगा। आप जानते हैं कि मुसोलिनी फासीवाद का प्रबल समर्थक है, ठीक है, और यह मानता है कि जो राज्य की सत्ता है वह सर्वोच्च है, वह परम है, वह अविभाज्य है। वो कहता है राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है, यानी आप इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये मानता है कि राज्य के आगे सभी प्रकार के हित गौण हैं, राज्य से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर एक और भी आता है, इसका नाम आप जानते हैं, इसको हम पहले बता भी चुके हैं, इसका नाम है त्रिसके। त्रिसके तो बहुत ही बड़ा अजीबोगरीब था। वो तो एक अब ये बनता है कि राज्य के आगे दंडवत होकर के प्रणाम करना चाहिए, यानी राज्य की दंडवत होकर के पूजा करनी चाहिए। यानी यह राज्य को हिटलर और मुसोलिनी के बाद कह सकते हैं सबसे ज्यादा समर्थन देने वालों में से एक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8वां क्वेश्चन, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है भाई? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ से तुंग का, हिटलर का। फिर से एक बार, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ से तुंग या हिटलर का? कौन होगा भाई? इतना बढ़िया बढ़िया बात कौन बोल सकता है? हिटलर ही बोल सकता है ना। हिटलर क्या कहता है? हिटलर कह रहा है कि दरअसल लगातार चलने वाले युद्ध से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। या यह कहता है कि अगर आपने लड़ना छोड़ दिया, ठीक है, आपने युद्ध विराम की बात कर ली, तो कहता है कि मानव जाति अपने गर्त की अवस्था में चली जाएगी, मानव जाति एक तरह से समाप्त हो जाएगी। यह मानता है कि युद्ध सदाबहार है, यह सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। या यह भी मानता है युद्ध जिंदगी है। यह कहता है संघर्ष ही युद्ध है, जब तक संघर्ष है तब तक युद्ध है। और यानी यह मानता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति शांति से नहीं होती है। वास्तव में प्रत्येक व्यवस्था, वस्तु, किसी की उत्पत्ति भी किससे होती है? युद्ध से होती है, संघर्ष से होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से फासीवाद की विशेषता, निम्नलिखित में से फासीवाद की विशेषता नहीं है। निम्न में से फासीवाद की विशेषता कौन नहीं है? क्वेश्चन अवश्य में इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, निम्नलिखित में से फासीवाद की, निम्नलिखित में से कौन सी फासीवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलता है, कोई बात नहीं है। पहला विकल्प कह रहा है कि फासीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। फासीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फासीवाद की विशेषताओं में कौन नहीं है भाई? फासीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, ये बात तो सही है। फिर कह रहा है इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल, ये इसमें एलीट क्लास को महत्व दिया जाता है, उच्च वर्ग को क्या किया जाता है? बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या नहीं सही है? वास्तव में ये नहीं सही है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर डी हो जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फासीवाद जो है, यानी जो फासिज्म है, ये जो फासिज्म है, ये किसी भी एंगल पे अंतरराष्ट्रीय कानूनों को महत्व नहीं देता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को यह महत्व नहीं देता है, ठीक है। क्या कहता है ये क्या कहता है, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। ये कहता है कि फासीवाद कहता कुछ नहीं है, ऐसे समझिए कि फासीवाद अंतरराष्ट्रीय शांति का क्या है? जबरदस्त विरोधी है, अंतरराष्ट्रीय शांति का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता है। यानी अब अगर आप शांति के समर्थक नहीं है, अन्य के समर्थक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों में किसी प्रकार से निष्ठा भी नहीं रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया? व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने, गांधीवाद ने? अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया किसने किया? व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने, गांधीवाद ने। अभी सेम क्वेश्चन ये आया क्या हो जाएगा आंसर? सीधे सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रवाद का विरोध कौन करता है? फांसीवाद इसका विरोध करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध कौन करता है भाई? फांसीवाद इसका विरोध करता है। ठीक है, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 11th, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। अगला है पोप का मुकुट। अगला है पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल। अगला है रोम के मुख्य चर्च की घंटी। फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ क्या है? प्राचीन रोम के अधिकारियों के शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल, रोम के मुख्य चर्च की घंटी। क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। दरअसल ये जो फांसी शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ वास्तव में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट जो डंडों का इस्तेमाल करते थे या कहते थे, ये वास्तव में एक दंड का प्रतीक है। डंडा भी जो है वो दंड का ही प्रतीक है। इसका मतलब होता है डंडों का समूह। जो मजिस्ट्रेट होते थे उनके साथ उनके जो अन्य लोग होते थे, सेवक होते थे, सहयोगी होते थे, वे कुछ डंडे लेके चलते थे। ठीक है, तो यहां पर जो डंडों का समूह है वही जो है फासिस या डंडों का बंडल ही क्या कहलाता है? फासिस कहलाता है। और उसी से क्या उत्पन्न हुआ? फांसीवाद। फांसीवाद की मूल अवधारणा भी क्या है? दंड ही उसकी मूल अवधारणा भी है। ठीक है, इसको जब हम फांसीवाद को पढ़ाएंगे, जो थियरी क्लास लेंगे फांसीवाद, वहां पर इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, नाजीवाद फ्रांस, गिल्ड समाजवाद जर्मनी, फांसीवाद इटली, फेबियन समाजवाद सोवियत संघ। इसमें जो नाजीवाद आप देख रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि नाजीवाद का संबंध फ्रांस से नहीं बल्कि किससे है? जर्मनी से है। ठीक है, गिल्ड समाजवाद का संबंध किससे है? जर्मनी से नहीं बल्कि ये किससे है? इंग्लैंड से है। ठीक है, फांसीवाद का संबंध इटली से है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? सही सुमेलित क्या हो जाएगा भाई? फांसीवाद का संबंध इटली से है, बिल्कुल सही है। लेकिन फेबियन समाजवाद का संबंध किससे है? सोवियत संघ नहीं, इसका संबंध भी किससे है? इंग्लैंड से है। किससे है? इंग्लैंड से है। तो नाजीवाद का संबंध किससे हो गया? जर्मनी से। गिल्ड समाजवाद का संबंध किससे हो गया? इंग्लैंड से। फांसीवाद का संबंध किससे हो गया? इटली से हो गया। सही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फेबियन समाजवाद का संबंध भी सोवियत संघ से ना होगा, किससे है? इंग्लैंड से है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए क्या है? मातृत्व। यानी इतनी बड़ी समानता अगर युद्ध के समर्थक के तौर पर ले ली जाए तो वह सिर्फ दो ही कर सकता है। ध्यान समझिएगा, कहने के लिए तो त्रिशके भी कह सकता है, लेकिन या तो मुसोलिनी कहेगा या फिर वो हिटलर कहेगा। विकल्प क्या है? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। ठीक है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। कौन कहा भाई? ये वर्ड है मुसोलिनी का। ठीक है, ये मुसोलिनी का शब्द है। मुसोलिनी ये कहता है कि मुसोलिनी आप जानते हैं फांसीवाद को मानता है। ठीक है, मुसोलिनी क्या है? फांसीवाद को मानता है। और फांसीवाद युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं मानता, वह मानवता के सेहत के लिए वो क्या कहता है? फांसीवाद युद्ध को मानवता की सेहत के लिए एक प्रकार से व्यायाम या एक्सरसाइज मानता है। वो ये कहता है कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। यानी वो कहता है कि शांति का जो नारा है ना, वह उत्साहहीन लोग देते हैं, वह कमजोर लोग देते हैं। वो कहता है कि ये नपुंसक लोग हैं एक प्रकार से जो शांति की बात करते हैं। वह कहता है कि युद्ध की आग में तप कर ही एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वह सोना बनता है। ठीक है,
प्रबल युद्ध का समर्थक। कौन? मुसोलिनी। दिस इज द वर्ड ऑफ द मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा प्रोग्राम यानी मेरा कार्यक्रम कार्य है बात नहीं। मेरा कार्यक्रम कार्य है बात नहीं। मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी या फिर गांधी। मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी या फिर गांधी। ये भी इसका हो जाएगा भाई आंसर, मुसोलिनी। ठीक है, क्या कहता है मुसोलिनी यहां पर? मुसोलिनी ये कहता है कि दरअसल मुसोलिनी ये कहता है कि स्वयं मुसोलिनी ये कहता है कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। वो ये कहता है कि दरअसल हम वास्तविकता पर आधारित हैं। हम वास्तविकता पर आधारित हैं और हम निश्चित और वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, सिर्फ बात करना नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल फांसीवाद स्वयं में कोई निश्चित सिद्धांत या कोई स्पष्ट विचारधारा वास्तव में नहीं है। ठीक है, वास्तव में फांसीवाद एक कार्यक्रम के रूप में सामने ही आया, जिसका काम ही था बल प्रयोग के द्वारा राज्य को समृद्ध करना और राज्य के आगे किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु, विचारधारा, व्यक्ति, किसी भी प्रकार से किसी को भी महत्व नहीं देना। यानी वह स्वयं कहता है कि राज्य से ऊपर कुछ नहीं, राज्य से अधिक कुछ नहीं, सब कुछ राज्य के नीचे है, सब कुछ राज्य के अंदर ही है। ठीक है, तो ये किसका था? मुसोलिनी का। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या फिर राजतंत्र? हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या फिर राजतंत्र? आंसर क्या हो जाएगा भाई? हिटलर किसका समर्थक है? हिटलर तो कहीं ना कहीं तानाशाही का ही समर्थक है ना भाई। ठीक है, वास्तव में तानाशाह किसे कहते हैं? तानाशाह उसे कहते हैं, तानाशाह व्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करता है और बल के प्रयोग के द्वारा वह समस्त व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेता है और अपनी ही विचारधारा के आधार पर, अपने ही कार्यक्रम के आधार पर सब कुछ चलाना चाहता है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह आप विरोध करके ही गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या फिर सही विरोध कर रहे हैं या गलत विरोध कर रहे हैं। यानी सही का विरोध कर रहे हैं या गलत का विरोध कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप विरोध कर रहे हैं तो ही आप गलत हैं, ऐसा तानाशाही विचारधारा या तानाशाह हमेशा सोचता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी? भाई जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप फांसीवादियों के अनुसार क्या हो सकता है? मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि यह उच्च वर्ग का समर्थक है। यह मानता है कि जो लोकतंत्र है यह एक तरह से अयोग्य लोगों का शासन है। वह यह मानता है कि जो जहां पर लोकतंत्र आ जाता है, यह इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं ये कि फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात लोकतंत्र आया, लेकिन वास्तव में वह जनता के शासन की स्थापना नहीं कर पाया। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात लोकतंत्र आया, लेकिन वह जनता के वास्तविक शासन की स्थापना नहीं कर सका। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, कौन? फांसीवादी कहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र में शक्ति जो होती है कुछ चतुर, चालाक और स्वार्थी लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाती है। ऐसा कुछ हद तक सही भी है ये। अगर आप देखें तो भारतीय लोकतंत्र में ही कभी कभी शक्तियां कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है, शासन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो वास्तव में चतुर होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आपको वो किसी भी प्रकार के दंगे में ढकेल सकते हैं, आपका कितना भी नुकसान कर सकते हैं। दिखता बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में अच्छा होता नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, वो कभी कभी यहां भी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि दरअसल लोकतंत्र एक भ्रष्ट, काल्पनिक
और अव्यवहारिक शासन व्यवस्था है। ये मानते हैं कि जो अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग है, एलीट वर्ग है, ये विशिष्ट वर्ग है और इसी को शासन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। कौन सी विशेष निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें कुछ सोचने नहीं है। अगर आप देखें तो राज्य को साधन मानता है, बिल्कुल सही है, राज्य साधन मानता है, राज्य को साध्य मानता है, साधन नहीं मानता, राज्य को सब कुछ मानता है। समाजवाद का पोषक है, बिल्कुल नहीं, समाजवाद की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानता। अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय किसी भी कानून को यह मानता ही नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि और साफ साफ क्या है भैया, यह प्रजातंत्र का विरोधी है। अभी मैंने बताया कि साफ साफ यह लोकतंत्र का क्या करता है, विरोध करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फासीवाद विश्वास करता है, यह भी उसी तरह क्वेश्चन है, फासीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है। फिर कहता है राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं, राज्य और दल क्या हैं, एक ही हैं। ठीक है, कुल आज हम 18 क्वेश्चन ही ले पाएंगे। ठीक है, थोड़ा समय की कमी है, तो क्या हो जाएगा, फासीवाद विश्वास करता है किसमें भाई, इसमें भी सीधे ए आंसर होगा। क्या, राज्य दल से श्रेष्ठ है। ठीक है, दल राज्य से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता इसकी विचारधारा में, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य और दल एक ही हैं, ये भी नहीं, ये राज्य सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी विचारधारा जिसमें जो राज्य को ही सब कुछ माने, वही तो फासीवाद है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फासीवाद किसे विश्वास करता है, राज्य दल से श्रेष्ठ है, यानी राज्य ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये थे कुल आपके आज 18 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। थैंक यू।